अमीर गरीब। अकबर बीरबल से तरह तरह के अजीबोगरीब प्रश्न पूछा करते थे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते थे जो वह बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए पूछते थे। एक बार बादशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, ऐसा क्यों होता है? सब लोग ईश्वर को परमपिता कहते हैं। सभी आदमी उनके पुत्र ही हुए। पिता अपने बच्चों को हमेशा अच्छा और खुशहाल देखना चाहता है। फिर ईश्वर परमपिता होकर क्यों किसी को आराम का पुतला बनाता है और किसी को मुट्ठी भर अनाज के लिए दर दर भटकाता है? आलमपनाह, अगर ईश्वर ऐसा न करे तो उसकी चल ही नहीं सकती। वैसे तो दुनिया में 5 पिता कहे गए हैं। इस नाते आप भी अपनी प्रजा के पिता हैं। फिर आप किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 50, तो किसी को सिर्फ 5-7 रुपए ही वेतन देते हैं, जबकि एक महीने तक आप सभी से सख्ती से पूरा काम लेते हैं। ऐसा क्यों? सभी को एक ही नजर से क्यों नहीं देखते? बीरबल ने बादशाह के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय प्रश्न किया। बादशाह कोई भी जवाब नहीं दे सके और उल्टे सोच में पड़ गए। बादशाह को इस तरह ख्यालों में खोया देखकर बीरबल बोले, जो जोगा काम करता है उसे वैसी ही मजदूरी मिलती है और इसी पर दुनिया का कारोबार चलता है। अगर ऐसा न हो तो यह दुनिया चल ही नहीं सकती। इसी तरह ईश्वर का न्याय होता है। वह कभी नहीं चाहता कि दुनिया के लोग दुख उठाएं। ईश्वर हमेशा उन्हें मुश्किलों से बचाता है, लेकिन जो कोई उसकी बात नहीं मानता, सजा भुगतनी पड़ती है। जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल मिलता उसे है। जो ज्यादा मेहनत करता है वह धनवान बनता है, जो कम काम करता है वह गरीब होता है। इसमें ईश्वर का क्या दोष है? बख्तर की परीक्षा। एक बार अकबर बादशाह ने एक कारीगर को बख्तरबंद लोहे का वस्त्र, बिज से फौजी युद्ध के अवसर पर धारण करते हैं, बनाने का आदेश दिया। राजा के आदेशानुसार कुछ दिन पश्चात कारीगर ने लोहे का वस्त्र तैयार करके बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। इसे बनाने में कारीगर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अकबर बादशाह को वह लोहे का वस्त्र बहुत पसंद आया, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें उसकी मजबूती पर शक होने लगा। उन्होंने वह वस्त्र एक काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी और तलवार लेकर स्वयं उसकी मजबूती की परीक्षा के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अकबर ने उस बख्तरबंद पर वार किया, वह एक बार में ही फट गया। यह देख बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, इतना कमजोर बख्तर! अरे मूर्ख! यदि हम इसे बिना परखे पहनकर किसी युद्ध में चले जाते तो इससे क्या बचाव होता? जाओ, दूसरा मजबूत बख्तर बनाकर लाओ, मगर याद रहे, अगर वह भी इसकी तरह कमजोर हुआ तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। अकबर बादशाह का क्रोधपूर्ण हुक्म सुनकर कारीगर भयभीत हो गया, किंतु करता क्या? वह अकबर बादशाह को अदब से सलाम करके अपने घर वापस लौट आया। उसका उतरा चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा। तब कारीगर ने अकबर बादशाह की आज्ञा की सारी बातें बताते हुए कहा, अब जान बचनी कठिन है। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। कहने लगी, मर्द होकर जरा सी बात पर श्रयभीत होते हो, बीरबल के पास जाकर बचने का कोई उपाय क्यों नहीं पूछते? पत्नी की बात से प्रोत्साहित होकर कारीगर बीरबल के पास गया और सारी बातें बताकर प्राणदान की प्रार्थना की। बीरबल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बख्तर बनाकर ले जाओ। जब अकबर बादशाह काठ के पुतले को बख्तर पहनाने की आज्ञा दें तो उनसे कहना कि इसकी परीक्षा काठ के पुतले पर नहीं हो सकेगी, मैं स्वयं इसको धारण कर लेता हूँ। तब अकबर बादशाह अवश्य तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे, किंतु ध्यान रखना, जैसे ही बख्तर पर तलवार चलाने के लिए वे या कोई और झपटे, बैठे ही तुम एकाएक चिल्लाकर बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर देना, ताकि उसका हाथ कांप जाए और वह व्याकुल होकर दूर खड़ा हो जाए। यदि उपर्युक्त कार्य तुम भली भांति कर सके तो निश्चित ही तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अकबर बादशाह है पूछने पर इसका कारण यह बताना कि मेरे इस बख्तर को पहनने वाला काठ का पुतला तो होगा नहीं, कुछ न कुछ तो अवश्य शक्ति रखता होगा। फिर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पास ही क्यों फटकने देगा? दैवयोग से यदि दुश्मन पास आ भी जाए तो उसे कुछ न कुछ खौफ होगा ही, और इस तरह वह आसानी से बख्तर नहीं तोड़ सकेगा। बीरबल की बताई हुई युक्ति कारीगर को पसंद आई।
2-3 दिन बाद लोहे का दूसरा बख्तर बनाकर वह अकबर बादशाह के दरबार में गया। अकबर बादशाह ने बख्तर पुनः काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी। कारीगर ने बीरबल की बताई हुई बात को दोहराकर अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि उसी के बदन पर इस बख्तर की परीक्षा हो। अकबर बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक चतुर सिपाही को होशियारी से तलवार बताकर बख्तर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी। सिपाही ने जैसे ही तलवार चलाने को उठाई वैसे ही बड़े जोर से कड़क कर कारीगर सिपाही की तरफ लपका। सिपाही की तलवार उठी की उठी रह गई और यह भयभीत होकर दूर जा खड़ा हुआ। कारीगर ही था, वह भी बीरबल का सिखाया हुआ, बातों में कैसे चुकता। उसने बीरबल के कथनानुसार ही अकबर बादशाह को जवाब दिया। अकबर बादशाह ने कारीगर से ऐसा करने का कारण पूछा। कारीगर से ऐसा करने का कारण पूछा। कारीगर तो बोरोगर ही था, वह भी बीरबल का सिखाया हुआ, बातों में कैसे चूकता। उसने सावन के कथनानुसार ही अकबर बादशाह को जवाब दिया। अकबर बादशाह यह सुनकर बोले, कारीगर यह बात तो ठीक ही है, परंतु सच सच बताओ किसने तुम्हें यह सलाह दी। तब कारीगर ने सच्ची बात भरे दरबार में कह दी। बीरबल की चतुराई से अकबर बादशाह तथा सभी दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हुए। सभी बेईमान हैं। बीरबल, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रजा कितनी ईमानदार है और हमें कितना प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता आपको कितना प्यार करती है। दूसरे शब्दों में यह कहूं कि जनता आपकी कितनी आज्ञा मानती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध पहुंचा दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाहों को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। इस घटना से अकबर को यह मान लेना पड़ा कि बीरबल को बहुत ज्ञान है और वह अपने तजुर्बे के आधार पर ही उत्तर देता है। बादशाह की पहेली। बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब यह कि वह पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आफेन, अर्थ तासु नाही दूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोला, जहांपना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी का दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बाप क्या कर रहा है और कहाँ? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल उसकी लकड़ी से पक रही है।
मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था। मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी ही सरल पहेली है, इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं, उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है, जैसे गर्मी से मोम पिघल जाता है, उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। चाल की काट चाल। रामदास का एक व्यापारी मित्र मोतीचंद था। उन दोनों में काफी गहरी मित्रता थी। एक दिन मोतीचंद को सपरिवार यात्रा पर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपना सारा सामान रामदास के हवाले कर दिया और बेफिक्र होकर चला गया। यात्रा लंबी थी, इसलिए मोतीचंद को अपने शहर लौटने में 3 वर्ष लग गए। घर आकर उसने देखा कि किवाड़ खुले पड़े हैं तथा उसके घर का सारा सामान गायब है। यह देख उसने समझा कि उसके घर का सारा सामान रामदास अपने घर ले गया होगा। मोतीचंद रामदास के घर गया और उसका हाल पूछा। रामदास ने उसको कोई खास सम्मान नहीं दिया। फिर मोतीचंद ने उससे अपना मालसबाब मांगा। इस पर रामदास ने कहा, तुम मेरे यहाँ कौन सा मालसबाब रख गए थे जिसे अब मांगने आए हो? जिसके यहाँ रखा हो उससे जाकर मांगो। रामदास की यह उल्टी बात सुन मोतीचंद सिटपिटाकर बोला, मैंने अपना सारा सामान तुम्हें सौंपा था, इसलिए तुमसे मांगने आया हूँ। मजाक छोड़कर मेरा सामान जल्दी दे दो। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रामदास ने उत्तेजित स्वर में कहा। यह सुनकर मोतीचंद हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने कहा, रामदास, तुम्हें जिगरी दोस्त समझकर मैंने अपना माल सौंपा था, जिसका तुम यह फल दे रहे हो। तुम तो बड़े भले आदमी थे, तुम्हें यह क्या सूझी? जानबूझकर विश्वासघात का पाप अपने सिर क्यों लेते हो? ईश्वर के यहाँ तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। अतः उचित यही होगा कि तुम मेरी सारी अमानत मुझे लौटा दो। मोतीचंद की बात सुनकर रामदास गुस्से से लाल पीला होने लगा। वह लड़ने मरने तक को तैयार हो गया। अतः मोतीचंद ने अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चल दिया। उसके पास न तो रामदास के हाथ की लिखी रसीद थी और न कोई गवाह। बिना किसी प्रमाण के अदालत में मुकदमा दायर करने से भी कुछ नहीं मिट नहीं सकता। बीरबल से शिकायत करने की बात सुनते ही रामदास के होश उड़ गए। उसने सोचा, बीरबल मुझको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने वाला है। यदि ऐसे समय में यह जाकर शिकायत करेगा तो मेरी बहुत हानि होगी। अतः इसकी धन संपत्ति दे देनी चाहिए, जिससे बीरबल को कुछ खबर ही न हो। न्यायाधीश का पद पाने पर ऐसी जाने कितनी दौलत मेरे पास अपने आप आ जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, भाई मोतीचंद, मैं तो अब तक तुझसे हंसी कर रहा था। मैं यह देख रहा था कि तुझमें कितनी हिम्मत है। लो, अपनी अमानत ले जाओ। यदि तुम आज न आते तो कल मैं स्वयं तुम्हारे घर आता। ऐसा कहकर उसने मोतीचंद का सब मालसबाब लौटा दिया। मोतीचंद खुशी खुशी अपने घर गया। सायंकाल जब बीरबल दरबार से अपने घर आए तो मोतीचंद ने उनको धन्यवाद दिया। इधर रामदास बीरबल की ओर से बुलावा आने की बाट देखता रहा, पर 10-12 दिन तक जब कुछ खबर नहीं मिली तो वह स्वयं बीरबल के पास गया और स्वयं घुमा फिराकर बात छेड़ दी। बीरबल ने कहा, न्यायाधीश का पद ईमानदार मनुष्य को मिलता है, किसी की अमानत में खयानत करने वाले को नहीं। जाओ, अब मेरे पास कभी मत आना। यह सुनकर रामदास अपना सा मुंह लेकर चला गया। उसको उसकी धृष्टता का फल मिल गया था। जब यह खबर बादशाह अकबर के पास पहुंची तो बीरबल इस प्रकार वह चिंता करता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी बीरबल से बहुत मित्रता थी। इस विषय में उसने बीरबल से सलाह लेने का विचार किया। दूसरे दिन वह बीरबल के पास पहुंच सारा हाल कह सुनाया तथा उससे इस विषय में सहायता मांगी।
4 दिन बाद आना, मैं युक्ति बताऊंगा। बीरबल ने उसे सांत्वना दी। 3 दिन बाद बीरबल ने रामदास को बुलाया। रामदास बहुत घबराया। उसने समझा शायद मोतीचंद के कहने से बुलाया गया है। वह हिम्मत बांधकर दरबार की ओर चल पड़ा कि मोतीचंद के पास रसीद तो है नहीं, आथ वह कर ही क्या सकता है। इस तरह सोचता हुआ रामदास बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे आदर के साथ बैठाया और उसके साथ ऐसे ढंग से बातें करना शुरू किया जिससे उसे यह मालूम न हो सके कि मोतीचंद के विषय में उसे मालूम है। बातचीत करते करते बीरबल ने कहा, अरे भाई रामदास, तुम्हारा मेरा कितने दिनों से प्रेम है। अब ईश्वर की कृपा से उसे प्रकट करने का अवसर आया है। छोटे छोटे अभियोगों का फैसला करने के लिए एक नया न्यायालय खोलने की अकबर बादशाह ने आज्ञा दी है। उस न्यायालय के लिए तुम्हें न्यायाधीश बनाने का विचार है। तुम्हारी इच्छा जानने के लिए इस समय मैंने तुम्हें बुलाया है। यदि वह कार्य तुमसे हो सकता हो तो विचार करके मुझे जवाब दो। यह बात सुनकर रामदास के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने खुश होकर कहा, दीवान साहब, इस काम के लिए आप मुझे योग्य समझ रहे हैं। यह मेरे लिए सम्मान व गौरव की बात है। इसमें सोचना क्या है। अच्छा, अब मैं मौका देखकर अकबर बादशाह से तुम्हारे बारे में कहूंगा, बीरबल ने कहा। यह सुनकर रामदास वहां से चला आया। रास्ते में उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहे। वह खुशी से आनंदित होता हुआ घर पहुंचा। इधर बीरबल ने उसके जाने के बाद मोतीचंद को बुलाकर कहा कि वह रामदास के यहाँ जाकर एक बार फिर अपनी धन संपत्ति वापस देने को कहे। बीरबल के कहने पर मोतीचंद प्रातःकाल रामदास के पास गया और अपनी धन संपत्ति वापस करने की फिर प्रार्थना की। रामदास ने पहले की तरह ही कहा, तुम्हारा मेरे पास है क्या जो तुम बार बार मांगते हो। यह सुनकर मोतीचंद बोला, भाई रामदास, जब तुम किसी प्रकार से नहीं समझ रहे हो तो मुझे अब हारकर दीवान जी से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। हाथी के पाँव की छाप। एक बार ऐसा हुआ कि किसी गंभीर बात पर अकबर और बीरबल में बहस हो गई। अकबर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बीरबल को उनके दीवान पद से ही हटा दिया। उन्होंने अपनी रानी के भाई को यह पद सौंप दिया। हालांकि कुछ ही दिन में अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपने प्रिय बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी को बहुत याद करने लगे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अपने नए दीवान की समझदारी की परख करेंगे। वे शाम को उसके साथ एक मस्जिद में गए। वापसी पर अकबर को हाथी के पाँव का बड़ा सा निशान दिखाई दिया। उसे देखते ही उनके मन में एक विचार आया और वे नए दीवान से बोले, क्या तुम हाथी के पाँव का निशान देख रहे हो? मैं चाहता हूँ कि यह 3 दिन तक यहाँ बना रहे, इसका ध्यान रखना। फिर वे वापस महल लौट गए। नए दीवान को यह काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बेचारे दीवान को अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहा। उसकी हालत बता रही थी कि वह बीरबल की तरह बुद्धिमान नहीं था। अकबर ने चोरी छिपे उस पर नजर रखने को कहा था। अकबर को उनके सिपाहियों ने बताया कि नए दीवान के लिए हाथी के पाँव की छाप को बचाकर रखना कितना कठिन हो गया है। अब अकबर को लगा कि उन्हें अपने बीरबल को वापस लाना ही होगा। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी, सभी जमींदार अपने कुओं को लेकर दरबार में हाजिर हों। जो नहीं आया उसे 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरना होगा। सभी लोग यह मुनादी सुनकर हैरान हो गए। कुओं को दरबार में कैसे ले जाया जा सकता था? वे बीरबल के पास गए और मदद मांगी। वे जानते थे कि बीरबल इस समस्या का कोई न कोई उपाय अवश्य बता देंगे। बीरबल ने उन्हें बताया कि दरबार में जाकर क्या कहना है। अगली सुबह कुछ गांव वाले राज्य के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और बादशाह को संदेश भिजवाया, महाराज, हम अपने कुओं को लेकर आ गए हैं। वे कह रहे हैं कि अब आपके कुओं को उनके स्वागत के लिए आना चाहिए। यह सुनते ही अकबर समझ गए कि ऐसा उपाय तो बीरबल ही सुझा सकते हैं। उन्होंने किसानों से बीरबल का पता लिया और उन्हें वापस दरबार में बुलवा लिया। इसके बाद महाराज ने बीरबल को आदेश दिया कि उन्हें हाथी के पाँव के निशान को संभालना होगा। बीरबल झट से उस जगह गए और उस निशान के आसपास रस्सी का बेड़ा बांध दिया।
फिर उन्होंने मुनादी करवा दी कि उस रस्सी की सीमा में आने वाले घरों को गिरा दिया जाएगा। गांव वाले घबरा गए। वे अपनी ओर से उपहार में सोने की मोहरें लाए और वादा दिया कि वे स्वयं हाथी के पांव के निशान की देखरेख करेंगे। इस तरह बीरबल ने न केवल हाथी के पांव के निशान को बचाया बल्कि राज्य के खजाने में सिक्के भी जमा करवाए। अकबर भी मान गए कि उनके बीरबल जैसा कोई नहीं है। अकबर का कला प्रेम। एक अकबर को तरह तरह की कलाओं से बड़ा प्यार था। उन्हें संगीत में बहुत आनंद आता था। एक बार उन्होंने संगीत प्रतियोगिता रखवाई जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के बेहतरीन संगीतकारों को बुलवाया। वे सब संगीतकार भी प्रसन्न हुए कि उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह की ओर से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। प्रतियोगिता वाले दिन सभी संगीतकार आगरा के शाही दरबार एकत्र हो गए। अकबर ने दरबार में प्रवेश किया और बोले, मैं हिंदुस्तान का बादशाह अपनी राजधानी में आप सबका स्वागत करता। मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ किसी तरह की परेशानी ही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों को एक गीत प्रतियोगिता के लिए बुलवाया गया है। मैं आप सबको इस प्रतियोगिता के सारे नियमों के बारे में बताना चाहूँगा। यह कोई मान्य प्रतियोगिता नहीं है। सभी प्रतियोगी एक दूसरे का मुंह बने लगे। जहां पनाह अकबर कोई शेष नियम बताने जा रहे और वे सब सुनने के उत्सुक थे। अकबर अपनी बात को आगे ढाया, आपने इस प्रतियोगिता में केवल मुझे प्रसन्न नहीं करना, बाप सबको एक बैल को प्रसन्न करना है जिसे कुछ ही देर में दरबार में लाया जाएगा। जो भी अपने संगीत दिल जीतने में कामयाब होगा वही प्रतियोगिता में विजेता माना जाएगा। सब अपनी अपनी प्रतिभा से बैल का दिल जीत कर दिखाएं। ज्यों ही अकबर ने अपनी बात समाप्त की, दरबार में एक बैल को लाया गया। सारे प्रतियोगी ऐसा नियम सुनकर चकित रह गए। यह उनके जीवन का पहला अवसर था जहां उन्होंने अपने संगीत के बल पर एक पशु का दिल जीतना था। हालांकि यह कोई आसान काम नहीं था। कुछ ही क्षण बाद अकबर ने प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया। सारे संगीतज्ञ एक एक कर आगे आने लगे और अपनी सबसे बेहतर धुनों से सबका मनोरंजन करने लगे, पर फिर भी वे लोग बैल का मन नहीं बहला पा रहे थे। दरअसल अकबर को भी कुछ धुनें बहुत पसंद आई पर बैल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन धुनों को अच्छा नहीं माना जा सकता था। सारे प्रतियोगी बैल के सामने आकर बल का अपना संगीत प्रस्तुत करते रहे पर वह ज्यों का त्यों खड़ा रहा। उसे तो जैसे इन सुरों से कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा था। अंत में बीरबल की बारी आई। अकबर को पूरा यकीन था कि वे बैल को अपने संगीत से प्रभावित कर लेंगे, पर मामला थोड़ा गंभीर था क्योंकि अब तक तो बड़े से बड़े संगीतज्ञों ने हार मान ली थी और अब बीरबल की बारी थी। पर बीरबल संगीत में बहुत निपुण नहीं थे। अकबर बोले, प्रिय बीरबल, देखें कि क्या तुम हमारे बैल का मन बहला सकते हैं। जहां पनाह, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल बोले। सबने यही सोचा कि अब बीरबल बहुत ही मधुर धुन सुनाएंगे, परंतु ये क्या, वे तो अपने वाद्य यंत्र से गाय के रंभाने और मच्छरों के भिनभिनाने के सुर निकालने लगे। ज्यों ही बीरबल ने ऐसा करना आरंभ किया, बैल के कान खड़े हो गए और वह अपनी दुम हिलाने लगा मानो उसे आनंद आ रहा हो। इस तरह बीरबल ने सारे महान संगीतज्ञों के बावजूद संगीत प्रतियोगिता में जीत हासिल की और अकबर का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। अकबर का कला प्रेम। 2 संगीत प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद अकबर को चित्रकला के लिए एक चुनौती दी। बादशाह अकबर को चित्रकला का बहुत शौक था। न उनके महल में एक से एक दामी चित्रों का संग्रह था। वे हर स्थान से सुंदर चित्र खरीदते और इस कला को बढ़ावा देते। उन्हें संगीत और चित्रकला में बेहद आनंद आता था। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुमने संगीत प्रतियोगिता जीतकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सामने जो भी चुनौती रखी जाती है तुम उसे बहुत अच्छी तरह पूरा करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक चित्र बनाओ। यह सुनकर बीरबल थोड़ा परेशान हो गए और बोले, जहां पनाह, आपसे क्षमा चाहूंगा पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी इस चुनौती को पूरा कर सकूंगा। मैं तो चित्र बनाने के लिए ब्रश तक हाथ में नहीं पकड़ सकता। मेरे लिए इस चुनौती को पूरा करना मुश्किल है। मुझे चित्र बनाना नहीं आता। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और वे बोले, बीरबल, मुझे तुमसे ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने मेरा सिर नीचा कर दिया।
मैं तुम पर कितना गर्व करता हूँ। तुमने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। मुझे तुमसे यह उम्मीद न थी। निर्बल बीरबल ने कुछ कहना चाहा पर अकबर बोले, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम चित्र बनाना जानते हो या नहीं। मैंने तुम्हें एक हुक्म दिया है, अपनी कल्पना से एक सुंदर चित्र बनाकर ला। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि अब उनके पास महाराज की बात मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय न था। उन्हें यह चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ी। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आपकी बात काटी। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। मुझे इस कला की बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए चित्र बनाने के लिए थोड़ा समय चाहता हूँ। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल अपने घर चले गए। वे अपने घर जाकर सोचते रहे कि क्या चित्र बनाए, पर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी तरह पूरा एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह के बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल, मैं यह देखने को उत्सुक हूँ कि तुमने कैसा चित्र बनाया है। जी जहांपनाह, आशा करता हूँ कि आपको इसे देखकर प्रसन्नता होगी। बीरबल बोले। फिर बीरबल ने एक सहायक को संकेत किया कि वह चित्र को दरबार में लाए। सहायक के हाथों में चित्र था जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। जब कपड़ा हटा सवा कसा तो पूरे चित्र में अकबर को सफेद और भूरे रंग के धब्बों कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने गुस्से से पूछा, बीरबल चित्र है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह घास खाती हुई गाय का चित्र है। अकबर बोले, इस चित्र में गाय कहाँ है? वह तो चली गई। घास कहाँ है? उसे तो गाय ने खा लिया। बीरबल ने सफाई दी। यह सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक सके और जान गए कि बीरबल से जीतना वाकई कठिन है। एक दिन बीरबल को अपने किसी समधी के घर दावत में जाना था, इसलिए दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व ही उसने बादशाह अकबर से जल्दी जाने की अनुमति मांगी। अकबर की अनुमति प्राप्त होने के बाद वह दरबार से चला गया। अगले दिन जब अकबर से उसकी मुलाकात हुई तो अकबर दावत के बारे में पूछने लगे। खाना कैसा था? खाने में क्या क्या बना था? आदि। बीरबल उन्हें पकवानों के नाम बतलाने लगा। वह उन्हें बता ही रहा था कि एक संदेशवाहक किसी कार्य से संबंधित संदेश लेकर आ गया और फिर दोनों उस कार्य में उलझ गए। दावत और पकवानों की बात वहीं रह गई। इस घटना को हफ्तों गुजर गए। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अन्य दरबारियों के साथ बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अचानक अकबर को याद आया कि बीरबल ने उस दिन कहते कहते अधूरे में ही भोजन की सामग्री का वर्णन छोड़ दिया था। उन्हें बीरबल की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने की सूझी। वे बोले, बीरबल, और क्या? बीरबल फौरन समझ गया कि उस दिन भोजन की बात अधूरी रह गई थी। अकबर उसे ही पूरा करने की गरज से पूछ रहे हैं। उसने तत्काल उत्तर दिया, और क्या? कढ़ी। बस। बीरबल की गजब की स्मरण शक्ति देख अकबर बहुत खुश हुए और अपने गले से मोती की माला उतारकर उसे दे दी। दरबारी समझ न सके कि किस रहस्यमयी बात के लिए बीरबल को मोती की माला मिल गई। बहुत सोच समझकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बादशाह अकबर को कढ़ी बहुत प्रिय है, इसलिए बीरबल को मोती की माला मिली है। उनका जी भी मोती की माला के लिए ललचाने लगा। अगले दिन सबने अपने घरों पर बढ़िया कढ़ी तैयार करवाई। उसे बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। उस दिन सब अपने साथ कढ़ी की हांडी लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर के सामने अपनी अपनी हांडी रख दी। अकबर को समझ नहीं आया कि उन हांडियों में क्या है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या है इनमें? और इन्हें मेरे सामने क्यों लाए हो? दरबारियों ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हम आपके लिए अपने अपने घरों से कढ़ी बनवाकर लाए हैं। कल आपने बीरबल द्वारा कढ़ी कहने पर खुश होकर उसे मोती की माला दे दी थी। हमें लगा कि आपको कढ़ी बहुत पसंद है, इसलिए आज आपकी सेवा में कढ़ी हाजिर हैं।
दरबारियों की बेवकूफी देख अकबर तिलमिला उठे और आवेश में आकर सबको कैद में डालने का हुक्म दे दिया। वे बोले, तुम लोग बस नकल करना जानते हो, दिमाग का सही इस्तेमाल तो तुम्हें आता ही नहीं है, इसलिए तुम सबको यही सजा मिलनी चाहिए। दरबारियों अकबर के सामने नतमस्तक हो गए। वे क्षमा याचना करने लगे। तब अकबर अपना हुक्म वापस लेते हुए बोले, कसम खाओ कि आइंदा बिना समझे बूझे किसी की नकल नहीं करोगे। सबने कान पकड़ लिए कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कौन मालिक और कौन नौकर? अकबर बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में उनका एक मंत्री दो व्यक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ और सलाम करने के बाद बोला, जहांपनाह, ये दोनों आज सुबह अपना झगड़ा लेकर मेरे पास आए। बहुत सोचने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि इनका झगड़ा मैं कैसे सुलझाऊं, इसलिए दरबार में आपके सामने लेकर आया हूं। बताओ क्या मसला है? ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? बादशाह अकबर ने पूछा। मंत्री बोला, हुजूर, इन दोनों के मुंह से ही पूरी बात सुन लें। फिर उसने उन दोनों को अपना अपना पक्ष रखने को कहा। पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा नाम अमीर है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास कई एकड़ जमीनें भी हैं। लेकिन ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूं और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, जमीन और दौलत पर कब्जा कर लिया है। दूसरा आदमी बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। असल में मैं अमीर हूं। मेरी कई एकड़ जमीनें हैं और मेरा अच्छा खासा व्यापार है। ये मेरा नौकर है। 6 माह के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। उस दौरान मैंने अपने व्यवसाय और जमीनों के देखभाल की जिम्मेदारी इसे सौंप दी। अपने जीवन भर की कमाई दौलत भी मैंने इसे संभाल कर रखने के लिए दी, लेकिन मेरे जाते ही इसके मन में खोट आ गया। अब मैं वापस आया हूँ तो ये स्वयं को अमीर बता रहा है और कह रहा है कि यह व्यवसाय और जमीनों का मालिक है। इसने मेरी दौलत भी हड़प ली है। हुजूर न्याय करें। अकबर पूरा प्रकरण सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, यहाँ ऐसा कोई है जो इस प्रकरण को सुलझा पाए? जो भी यह बता पाया कि इनमें से कौन मालिक है और कौन नौकर, उसे मैं सोने की 100 अशर्फिया इनाम में दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल झट से खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, मैं इस प्रकरण को अभी सुलझा सकता हूँ। फिर वह दोनों व्यक्तियों के पास गया और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं लोगों के दिमाग में चल रही बातें पढ़ सकता हूँ, इसलिए चाहो भी तो तुम दोनों मुझसे सच छुपा नहीं सकते। इसलिए बेहतरी इसी में है कि खुद सारी बातें सच सच बता दो। लेकिन दोनों में से कोई कुछ न बोला। तब बीरबल बोला, तो तुम लोग सच नहीं बताने वाले? ठीक है। अब ऐसा करो कि अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाओ। मैं अपनी आंखें बंद कर तुम्हारे दिमाग में चल रही बातें पढ़ता हूँ। फिर मैं सबको बता दूंगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोनों व्यक्तियों ने वैसा ही किया। बीरबल आंखें बंद कर कुछ देर ध्यान लगाने का स्वांग करने लगा। फिर आंखें खोलकर एक सैनिक को बोला, सैनिक, जाओ और नौकर का गला काट दो। सैनिक को समझ नहीं आया कि किसका गला काटे, लेकिन बीरबल का आदेश पाकर वह तलवार हाथ में लिए दोनों व्यक्तियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा, पहला व्यक्ति उठा और अकबर के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। वह माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दें हुजूर, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से झूठ और सच का पता लगा लिया और इनाम का हकदार बना। किसी को नीचा दिखाना गलत है। बटा बीरबल की इम्तिहान। एक दिन की बात है। राज्यसभा में बादशाह अकबर और बीरबल के समेत सभी राज्य कर्मचारी बैठे हुए थे।
राज्यसभा में राज्य के साथ साथ प्रजाओं के समस्याओं के बारे में कार्रवाई हो रही थी। इसी समय वहां एक आदमी हाथ में एक मिट्टी के घड़ा लेते हुए आया। सबकी नजर उस घड़े पर पड़ी। उसे देखकर बादशाह अकबर ने पूछा, यह घड़ा यहाँ पर क्यों लाए हो? क्या है इसमें? बादशाह के सवाल का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं इस मिट्टी के घड़े में चीनी और रेत को मिलाकर लाया हूँ। फिर बादशाह उसको पूछे, लेकिन यह सब मिलाकर यहाँ क्यों लाए हो? माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन मैं यह सब बीरबल के लिए लाया हूँ। उस आदमी ने जवाब दिया। उस आदमी ने कहा कि मैं बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना हूँ। आज मैं उनकी बुद्धिमानी की इम्तिहान लेना चाहता हूँ। इस बात को साबित करने के लिए बीरबल को चीनी और रेत अलग अलग करना होगा। उस आदमी की यह बातें सुनकर राज्यसभा में बैठे हुए सब लोग सोच में पड़ गए। वो सब बात करने लगे कि भला रेत से चीनी को कैसे अलग किया जा सकता है। लेकिन बीरबल तो बहुत चालाक है। वो उस आदमी की बात में राजी हो गए। रेत और चीनी मिलाकर रखा गया मिट्टी के घड़े को अपने साथ लेकर बीरबल राज बगीचे की ओर चले। उनके पीछे उस आदमी के साथ साथ बाकी सब लोग भी चलने लगे। वो सब सोचने लगे कि बीरबल इस घड़े को लेकर कहाँ जा रहे हैं और वो ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे रेत और चीनी दोनों अलग अलग हो जाएगी और बीरबल की बुद्धिमानी भी साबित हो जाएगी। वहां राज बगीचे में एक आम का पेड़ था। बीरबल उसके पास गए और मिला हुआ चीनी और रेत को उस पेड़ की चारों तरफ बिछाने लगे। यह सब देखकर उस आदमी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह करने से क्या होगा? बीरबल ने जवाब में कहा, तुम जरा सब्र करो, क्या होगा यह तुम्हें कल सुबह पता चलेगा। अगले दिन सुबह सब उस आम की पेड़ के पास चले। सबने देखा कि वहां सिर्फ रेत पड़ा है। यह देखते ही उस आदमी के साथ साथ बाकी सबने ने बीरबल से पूछा, यहाँ तो सिर्फ रेत पड़ा है, लेकिन चीनी कहाँ गया और यह सब कैसे हुआ? बीरबल ने बोला, रेत में मिला हुआ चीनी को चींटियां ले गए। चीनी को पाने के लिए तुम्हें चींटियों के बिल तक जाना होगा। रेत से चीनी को अलग करना मेरा काम था, जो कि मैंने कर दिया। बीरबल की यह चालाकी काम को देखकर वो आदमी हैरान हो गया और बादशाह अकबर के साथ साथ बाकी सब लोग खुश हो गए। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाना और नीचा दिखाने की चेष्टा करना सही बात नहीं है। समय का सही उपयोग। स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल इन हिंदी। स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल इन हिंदी। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर रोज की तरह अपने राज्यसभा में बैठे हुए थे। उनके साथ राज्य कर्मचारियों भी बैठे हुए थे। इसी समय बादशाह अकबर के मन में एक बात आया। वो बीरबल को बोले कि बीरबल, तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें मेरे सामने 5 ऐसे व्यक्ति को लाना है जो बहुत अज्ञान तथा मूर्ख हो। बादशाह के आदेश को स्वीकार करते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1 महीने की जरूरत है। बादशाह भी बीरबल के कहने पर उन्हें 1 महीने की समय दिया। 1 महीना बीत गया। उसके बाद बीरबल अपने साथ 3 व्यक्ति को लेकर राज्यसभा में उपस्थित हुए। अपने साथ सिर्फ 3 लोगों को देखकर बादशाह बीरबल से पूछे, बीरबल, मैंने तो तुम्हें 5 बुद्धू इंसान को अपने साथ लेकर आने को आदेश दिया था, तुम सिर्फ 3 लोग को लेकर कैसे आ गए? बीरबल ने बादशाह की बात सुनकर बोला, महाराज, आप जरा सब्र तो कीजिए, मैं 5 मूर्खों की ही लेकर आया हूँ। कुछ समय बाद आपको बाकी 2 मूर्ख के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन यह 3 लोगों की मूर्खता के बारे में भी तो बताओ। तुम्हें कैसे पता चला कि यह 3 बहुत बड़े मूर्ख है? बीरबल पहले आदमी की ओर देखते हुए बोले, महाराज, मैं जिस रास्ते से जा रहा था यह आदमी भी उसी रास्ते में अपने गधे के ऊपर बैठे हुए जा रहा था। लेकिन उसने अपने सामान को अपने सिर पर रखा था।
मैंने जब उसे पूछा कि तुम अपने सामान को गधे के रखने की वजह खुद के सर पर क्यों रखे हो, तब इस आदमी ने मुझे बोला कि साहब मेरा गधा कमजोर है, अगर मैं इसके ऊपर सामान रखूं तो ये और भी कमजोर हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने सामान को सर पे रखे ले जा रहा हूं। इन हरकत के वजह से मुझे लगा कि यह आदमी बहुत बड़ा बुद्धू है। उसके बाद बीरबल दूसरे व्यक्ति की तरफ देखा और बोला, महाराज, इसका नाम जग्गू है। मैंने रास्ते में देखा कि यह आदमी बहुत परेशान होके कुछ ढूंढ रहा था। उसको परेशानी में देख के मैंने पूछा, भाई साहब क्या हुआ है, इतना परेशान होकर क्या ढूंढ रहे हो? तब इस आदमी ने बोला कि मेरे सोने की अंगूठी कहीं गिर गया है, उसे ढूंढ रहा हूं। फिर बीरबल ने उसे पूछा कि क्या आप जानते हो आपकी अंगूठी कहाँ गिर गया था? इस आदमी ने बोला, हाँ, यहाँ से कुछ दूर में एक पेड़ है, मेरा अंगूठी वहाँ गिरा था, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा है, इसीलिए मैं अपना अंगूठी यहाँ ढूंढ रहा हूँ। इसके बातें सुनकर बीरबल ने सोचा कि मुझे और एक मूर्ख इंसान मिल गया। फिर तीसरे व्यक्ति की बारी आई। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब इसने क्या किया है? बीरबल बोले, बादशाह, इसने गाय को अपने छत के ऊपर चढ़ाकर घास खिला रहा था, क्योंकि इनके छत में बहुत घास फूस हो गया था, जबकि यह उन घास को काटकर गायों को खिला सकता था, पर यह खुद उस गायों को जबरदस्ती छत के ऊपर ले जा रहा था। अब आप खुद बताओ, यह मूर्ख है कि नहीं? इन तीनों मूर्ख के बारे में सुनने के बाद बादशाह ने बीरबल से पूछा, और दो मूर्ख कौन है और कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, बाकी के दो मूर्ख हम दोनों हैं, क्योंकि आप बेवजह मुझे बेकार में मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बोला, और मैं भी आपके आदेश मान अपना 1 महीना इन बुद्धू लोगों को ढूंढने में बर्बाद कर दिया। बीरबल की बात में सब सहमत हुए और जोर जोर से हंसने लगे। समय का सही उपयोग कहानी से सीख। समय बहुत मूल्यवान है, उसे हमें मूल्यहीन काम करके नष्ट नहीं करना चाहिए। पैसों की मटकी। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल एक प्रकृति प्रेमी आदमी था। खुली हवा, पेड़ पौधों के बीच में ज्यादा समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था। बादशाह अकबर के उद्यान उनका पसंदीदा जगह था, जहां वो ज्यादा समय घुमा करते थे। उस उद्यान का रखरखाव करने के लिए एक आदमी को रखा गया था। उसका नाम रामू था। वो बहुत अच्छा और मासूम आदमी था। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। कभी कभी बीरबल और रामू बगीचे में बैठ के पेड़ पौधों के बारे में भी बात किया करते थे। एक दिन बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि रामू परेशान होकर रो रहा है। बीरबल उसके पास जाकर परेशानी के कारण पूछे। रामू ने रोते हुए कहा, मैं शुरुआत से आज तक हमेशा मुझे मिला हुआ पैसों को मटके में भर के इसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे रखा करता हूँ, लेकिन आज जब देखा तो मटकी वहां नहीं है। रामू की बात सुनकर बीरबल उसे पूछे, तुम अपने पैसे को घर पर न रखकर यहाँ बगीचे में क्यों रखते थे? फिर रामू ने बोला, मैं तो घर से ज्यादा समय यहीं बगीचे बिताता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ अपने पैसों को रखूं तो यह मेरे नजर में रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। मुझे क्या पता था मेरे पैसे अचानक ऐसे चोरी हो जाएंगे। रामू को समझाते हुए बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे किसने चोरी की है, उसे मैं पकड़कर तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दिलाऊंगा। फिर बीरबल बादशाह अकबर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताया और उस पैसे चोरी करने वाला को पकड़ने का इजाजत मांगा। बादशाह से इजाजत मिलते ही बीरबल ने राज्यसभा में सारे राज कर्मचारियों को बुलाया। वो सभी को पूछताछ करने लगे। उन्होंने पूछा, क्या आप सभी में से किसी का तबीयत खराब था या फिर किसने कोई दवाई ली थी? उनके प्रश्न का जवाब देते हुए एक कर्मचारी ने बोला कि मुझे हल्का सा बुखार हुआ है और उसके लिए मेरी पत्नी अपने हाथों से एक दवाई बनाकर दे रही है।
मैं उस दवाई को खा रहा हूँ। उनके बात खत्म होने के बाद दूसरे कर्मचारी ने बोला कि मुझे कब्ज की बीमार है और उसके इलाज के लिए इस राज्य के एक वैद्य मुझे दवाई दे रहे हैं। इनके बात सुनकर बीरबल ने बोला, क्या बुलाने पर वो वैद्य यहाँ राज्यसभा में आएंगे? उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया। कुछ समय बाद वैद्य जी राज्यसभा में आ पहुंचे। उन्हें देखकर बीरबल ने उनसे पूछा, वैद्य जी, मुझे बहुत दिनों से कब्ज की बीमार है, क्या आप उसके इलाज के लिए मुझे कुछ दवाई देंगे? आपके दवाई के बारे में मंत्री जी से सुना था। शायद आपके दवाई से मेरा कब्ज सही हो जाएगा। अकबर बीरबल की कहानी। मेरी दवाई से अगर आपका कब्ज ठीक हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, वैद्य जी ने कहा। बीरबल उनसे पूछे कि आप इस दवाई को कैसे बनाते हो और इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या आप मुझे यह बता सकते हो? वैद्य ने कहा, आप पूछ रहे हो इसीलिए बता रहा हूँ, लेकिन हर किसी को मैं यह सब नहीं बताता। इस दवाई को बनाने के लिए एक स्वतंत्र पेड़ की जड़ चाहिए। बीरबल ने कहा, यह तो बड़ी दुविधा की बात होगी। अब इस स्वतंत्र पेड़ कहाँ मिलेगा? वैद्य जी ने कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्वतंत्र पेड़ राज बगीचे में है, जिससे मैं आपके लिए दवाई बना दूंगा। उनके बातें सुनकर बीरबल ने कहा, वैद्य जी, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। आपने गलती मान लीजिए और पेड़ के नीचे से अकबर की शाल। अकबर के दरबार के बहुत सारे मंत्री बीरबल से जलते थे क्योंकि अकबर बीरबल को बहुत मान देते थे। एक दिन वो सभी अकबर के पास जाकर बोले, जहां पनाह, आप बीरबल को हमसे ज्यादा मान देते हैं, जबकि हम दरबार में बीरबल से कई साल पहले आए। हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दें। हम दिखा देंगे कि हम बीरबल से ज्यादा काबिल हैं। अकबर कुछ देर सोचकर बोले, मैं बीरबल को लेकर कोई पक्षपात नहीं करता। मैं आप सभी का अनुरोध स्वीकार करता हूँ। मैं आप सभी को एक कार्य दूंगा और अगर आप वो कर पाए तो आपको बीरबल के बराबर का ओहदा मिलेगा। अकबर ने उन सभी को एक शाल दी और कहा, इस शाल को देखिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शरीर को पूरी तरह इस शाल से ढक दें। सभी मंत्रियों ने पूरी कोशिश की पर अकबर को शाल से ढक नहीं पाए। अकबर के आकार के अनुसार वो शाल बहुत छोटी थी। आखिरकार मंत्रियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर ने तब बीरबल को बुलाया और उसे शाल देकर वही कार्य करने को कहा। बीरबल ने शाल का आकार देखा, फिर अकबर को बिस्तर पर लेटने के लिए कहा। फिर बीरबल अकबर से बोला, जहां पनाह, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पैरों को मोड़ ले और अपने सिर को अपनी छाती से लगा लें। अकबर ने वैसा ही किया। बीरबल ने अकबर को पूरी तरह शाल से ढक दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे इस समस्या का हल कैसे सूझा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके साम्राज्य में एक पुरानी कहावत है, कराते हुए कहा, जहां पनाह ही पैर पसारना चाहिए, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि जितने पैसे आपके पास हो उसी हिसाब से आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और अन्य मंत्रियों से कहा, मैंने आप सभी को सिद्ध कर दिया कि बीरबल आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। मंत्रियों ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और निराश होकर चले गए। खुदा का इंसाफ। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से सवाल किया, खुदा का इंसाफ कब होता है? यह सुनते ही बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, जिस समय बादशाह का इंसाफ गलत हो जाता है। बीरबल के इस जवाब को सुनकर बादशाह ने मन ही मन बीरबल की प्रशंसा की। उसके पश्चात अकबर अपने फैसले सुनाते वक्त अत्यधिक ध्यान देने लगे। खिजाब लगाना छोड़ा। वृद्धावस्था में अकबर खिजाब लगाया करते थे। एक बार खिजाब लगाने के दौरान उन्होंने बीरबल से पूछा, खिजाब दिमाग को नुकसान तो नहीं पहुंचाता? हुजूर, खिजाब लगाने वालों के दिमाग ही नहीं होता। यदि होता तो क्यों बनावटी सुंदरता लादकर वृद्ध से युवा बनते? बीरबल ने जवाब दिया। यह उत्तर पाकर अकबर बादशाह चुप हो गए और उस दिन से उन्होंने खिजाब लगाना छोड़ दिया। उसी तरह भक्त प्यारे
एक दिन बादशाह अकबर ने हिंदू धर्म के विषय में बात करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल हिंदू भी था और बुद्धिमान भी। बीरबल के आने पर बादशाह ने कहा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने नौकर को ही साथ लिया, न सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती, क्या उनके यहाँ नौकर नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर उधर टहलाता था, एक मोम की बनी हुई मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते की ही तरह थी। मूर्ति यथोचित गहने कपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से देखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि जिस तरह तुम नित्य प्रति बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक आज मूर्ति को लेकर जाना और कुंड के पास फिसल जाने का बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य चली जाए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें कोई इनाम दिया जाएगा। लालचवश नौकर ने ऐसा ही किया। जैसे ही वह जल कुंड के पास पहुंचकर फिसला, मूर्ति पानी में चली गई। अब तो बादशाह का साहस जाता रहा। वह कुंड की ओर लपके और उसमें कूद गए। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। अपना भ्रम मालूम हुआ। बीरबल उस वक्त वहां उपस्थित था। बोला, आपके नौकर चाकर हैं, फिर आप अकेले ही पैदल क्यों अपने पोते के लिए दौड़ पड़े? आखिर सब सवारियां किस काम आएंगी? बीरबल ने कुछ देर रुककर फिर कहा, अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए। जैसे आपको अपना पोता प्यारा था, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं, इसलिए उनकी पुकार पर ही वे पैदल गए थे। यह सुनकर बादशाह अकबर काफी प्रसन्न है। एक बुजुर्ग शिल्पी ने 3 मूर्तियां बनाई थी। तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी ही थी, पर मूर्तियों की आंतरिक रचनाओं में फर्क था। शिल्पी इन तीनों मूर्तियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया और बोला, हुजूर, यह तीनों मूर्तियां देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक मूर्ति 2 से श्रेष्ठ है। आप बीरबल से कहिए कि वह श्रेष्ठ मूर्ति की पहचान करें। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल उठे और तीनों मूर्तियों को अपने हाथ में लिया। उलट पुलटकर बहुत देर तक ध्यान से देखते रहे। उन्हें मूर्तियों के कान और मुंह में बारीक बारीक छेद दिखाई दी। फिर बीरबल ने एक लंबा और पतला तार मंगाया। उन्होंने एक मूर्ति के कान में तार डाला, वह तार उस मूर्ति के मुंह में से बाहर आ गया। अब उन्होंने फिर बीरबल ने एक लंबा और पतला तार मंगाया। उन्होंने एक मूर्ति के कान में तार डाला, वह तार उस मूर्ति के मुंह में से बाहर आ गया। अब उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, वह उसके दूसरे कान से बाहर आ गया। अब बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार सीधा मूर्ति के पेट में उतर गया। बीरबल ने इस मूर्ति को उठाकर कहा, तीनों में यह मूर्ति श्रेष्ठ है। शिल्पी ने पूछा, इसका कारण बताइए। बीरबल बोले, कल्पना करो कि मूर्ति राजा का मंत्री है और तार राजा की गुप्त बात। पहली मूर्ति के कान में डाला हुआ तार उसके मुंह से बाहर आया। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री राज्य की गुप्त बात कहीं भी कह सकता है, और जो मंत्री राज्य की गुप्त बात को किसी के भी सामने बोल देता है, वह मंत्री विश्वास योग्य नहीं है। दूसरी मूर्ति के एक कान में डाला हुआ तार दूसरे कान से बाहर आ गया। बात चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हो, जो मंत्री उस पर ध्यान नहीं देता और उसे कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, वह भी योग्य नहीं है। ऐसा लापरवाह मंत्री राज लिए खतरा खड़ा करवा सकता है। तीसरी मूर्ति के कान में डाला हुआ तार सीधे उसके पेट में उतर गया। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात सुनकर उसे अपने पेट में रखता है, किसी से कहता नहीं, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए यही मूर्ति श्रेष्ठ है। शिल्पी बीरबल का खुलासा सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बीरबल को गले लगा लिया और तीनों मूर्तियां बीरबल को उपहार में दे दी। बीरबल का फैसला सुनकर अकबर भी